और आज का दिन दरअसल महाराष्ट्र के पावर पॉलिटिक्स के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला दिन रहा। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई, यानी पति की जिम्मेदारी अब पत्नी ने संभाल लिया है। और इसी के साथ महज 48 घंटे की सियासी कवायद के बाद महाराष्ट्र का पावर इक्वेशन फिर से बहाल हो चुका है। हालांकि इस सब के बीच एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर का जो सवाल शरद गुट से एक तरफा सामने आ रहा था, उसका जवाब आना फिलहाल बाकी है, क्योंकि अजित पवार की एनसीपी की तरफ से अब तक मर्जर के सवाल पर बिल्कुल सन्नाटा है। तो क्या अब मर्जर की बात खत्म हो गई है या शरद खेमे की उम्मीदें अभी बाकी हैं? इस बड़े ट्विस्ट पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। और तस्वीर क्या है कि आज सुनेत्रा पवार ने शपथ लिया। गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है जिसमें आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन गई। 48 घंटे में कैसे ये मुमकिन हुआ हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण से ठीक पहले आज ही के दिन क्या हुआ? विधायक दल की एनसीपी की मीटिंग हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार के नाम पर औपचारिक मुहर लगाई गई। दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत कई नेताओं ने कंफर्म किया कि अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ही पार्टी को एकजुट कर सकती हैं। और इसीलिए अजित पवार के बाद अब सुनेत्रा पवार ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। शाम 5 बजे लोकसभा में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ उन्होंने ले लिया। और इसी तय सीमा पर 5 बजे सुनेत्रा पवार के हाथ उप मुख्यमंत्री पद का पावर आ गया। सुनेत्रा का शपथ ग्रहण हो गया और इसी के साथ वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुनेत्रा के नाम पर बैठक में मुहर पहले लग चुकी थी और एनसीपी विधायक दल नेता वो चुनी जा चुकी थी। तो अब ये भी जान लीजिए कि सुनेत्रा पवार का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है। मई 2024 में बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई। जून 2024 में राज्यसभा सांसद बनी। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बन गई हैं। तो अब आपको सुनेत्रा पवार का एक परिचय भी जान लेना चाहिए। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं, लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और बारामती में विकास की परियोजनाओं से वो सीधे जुड़ी रही हैं, मॉनिटरिंग करती रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी रही हैं। ग्रामीण स्वच्छता अभियान और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी उनकी सक्रिय भूमिका दिखती रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हालांकि तब हार मिली थी। तो अब समझिए क्या महज 48 घंटे के भीतर कैसे ये सब मुमकिन हुआ, यानी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता कैसे बना या फिर बनाया गया। असली कहानी जो पावर पॉलिटिक्स है वो यहां से शुरू होती है। दरअसल गुरुवार को एक तरफ अजित दादा पवार का अंतिम संस्कार चल रहा था और बारामती के साथ ही पूरा देश अजित दादा के दुखद निधन से शोक में डूबा था, लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र के बदले पावर इक्वेशन की पटकथा भी लिखी जा रही थी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल इसमें चेहरा बनकर सामने आए तो पार्टी के दिग्गज छगन भुजबल भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे भी इसमें साथ थे। पार्टी के अगले मूव की ये तैयारी में जुट चुके थे। गुरुवार शाम होने से पहले, यानी कि अब से करीब 48 घंटे पहले खबर आने लगी कि पार्टी नेताओं सुनेत्रा पवार से उप मुख्यमंत्री का पद संभालने की गुजारिश कर दी है। गम के माहौल में पावर पॉलिटिक्स की बात थोड़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे अलग एनसीपी नेता तेजी से अपने कदम उठा चुके थे। बारामती की ताई सुनेत्रा पवार को समूचे महाराष्ट्र की ताई के तौर पर स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई थी और गुरुवार शाम को खबर आ गई कि एनसीपी नेताओं ने इस बाबत सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। हालांकि तब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। अगली सुबह यानी शुक्रवार को सवेरे एनसीपी नेताओं की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई
और करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में एनसीपी नेताओं के सुमित्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर सीएम ने भी मुहर लगा दी, क्योंकि मीटिंग के ठीक बाद प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल बाहर आए और उनकी बातों ने यह साफ कर दिया कि पार्टी अजित दादा की जगह अब सुमित्रा पवार को देखना चाहती है, ताकि पार्टी में कोई विरोध की गुंजाइश ही न बचे। सुन लीजिए क्या कहा था कल प्रफुल्ल पटेल ने। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बहुत सारी उनके घर की भी जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको हम पूरा करने के लिए उनको समय दे रहे हैं। मगर हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। देखिए, आज जो है हमारा जो वैधानिक मंडल है, असेंबली, काउंसिल, सारे सदस्यों की बैठक हुई। हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुमित्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो कल की प्रफुल्ल पटेल की बातें ने साफ कर दिया था, तो आज छगन भुजबल ने उस पर मोहर लगाई थी। हालांकि प्रफुल्ल पटेल की बातों से यह साफ था कि कल दोपहर तक ये तय नहीं था कि खुद सुमित्रा पवार इसके लिए तैयार थी या नहीं, लेकिन एक्शन तेज था। ताबड़तोड़ बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। 3 खेमा इस दौरान लगातार एक्टिव रहा। एनसीपी लीडर्स लगातार एक्शन में थे, तो देवेंद्र फडणवीस भी चुपचाप नहीं बैठे थे, बल्कि पर्दे के पीछे से कहा जाए तो सबसे बड़ा गेम देवेंद्र फडणवीस ही खेल रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार का पावर इक्वेशन के बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा था, और यह खतरा पैदा हो रहा था शरद पवार गुट से। तो तीसरा खेमा शरद पवार गुट का ही था, जो लगातार एक के बाद दूसरे बयान दे रहा था। दोनों धड़ों के विलय पर बात हो रही थी। अनिल देशमुख ने तो इसे अजित पवार की आखिरी इच्छा बताकर बड़ा इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब एक बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो शरद गुट की तरफ से यह इकलौता बयान कल नहीं आया, बल्कि और भी ऐसे बयान आए जिसमें विलय पर जोर दिया गया। इस बीच अजीत पवार के बेटे पार्थ की शरद पवार से मुलाकात की भी खबर आई, लेकिन इस सब का असर एनसीपी की मुहिम पर होता नहीं दिखा, और उप मुख्यमंत्री पद को भरने की कवायद में लगातार तेजी आती गई। शनिवार को यानी आज शरद पवार की सुमित्रा पवार से मीटिंग भी तय होने की खबर आई, लेकिन शरद पवार से मिले बिना सुमित्रा पवार सीधे मुंबई रवाना हो गए, और यहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना था और फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, जो अब हो चुका है। और इससे नाराज शरद पवार आखिरकार शनिवार सुबह खुद सामने आ गए, और जब वो सामने आए तो उनका गुबार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि एनसीपी में क्या चल रहा है और क्या सुमित्रा उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। अलबत्ता शरद पवार ने बताया कि विलय को लेकर उनकी अजीत पवार के साथ तो बात हो चुकी थी, ये अजीत पवार की इच्छा थी और इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद ने कहा कि अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी, और 12 फरवरी को विलय पर ऐलान भी होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। सुनिए शरद पवार की बातें। एकत्र काम करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, त्याच्यात एक होत होता। सीईओ आणि निर्णय आत्ता जाहीर करायचा होता 12 तारखेला, आणि ही तारीख आधीची दिलेली
दरअसल आज जब शरद पवार सामने आए तो इस मौके पर उन्होंने 3 बड़ी बातें कही जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे आगे की सियासत का रास्ता तय होता नजर आ रहा है, जिस पर मैं आऊंगा। शरद पवार ने कहा कि परिवार में कोई समस्या नहीं है, यानी अभी भी परिवार में एकता की कोशिशें जारी है और खटास पैदा न हो इसके लिए भी सतर्क दिखे शरद पवार। तो उन्होंने कहा परिवार में कोई समस्या नहीं। ये सब बातें मुंबई में हो रही हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और दूसरे सीनियर नेता ये चर्चाएं कर रहे हैं। जो कुछ भी दिख रहा है ऐसा लगता है कि ये फैसले उन्हीं ने लिए हैं। ये शरद पवार की बातें मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार ने कहा कि डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम दिए जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी ने फैसला किया होगा। मैंने आज अखबार में देखा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ फैसले लेने की पहल की है। अगर परिवार में कोई समस्या होती है तो परिवार एकजुट रहता है, परिवार में कोई समस्या नहीं है। अजित पवार एक काबिल और समर्पित नेता थे जिन्होंने सच में लोगों के लिए काम किया। वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि लोगों को न्याय मिले। साफ है पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आकर भी शरद पवार की कोशिश एनसीपी के दोनों धड़ों को साथ लाने की है, लेकिन उन्हें भी पता है कि फैसला उनकी इच्छा से अलग महाराष्ट्र की सत्ता समीकरण तय कर रही है। अंदर खाने की खबर यह भी है कि सत्ता के इस समीकरण में एनसीपी नेता फिर सत्ता से दूरी नहीं चाहते हैं और ना ही इसमें शरद पवार का दखल चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे की 2 वजह साफ है। अगर दोनों पार्टी का विलय होता है तो फिर शरद पवार की भी सत्ता में हिस्सेदारी होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए सुनेत्रा पवार के मुकाबले शरद पवार से डील करना बेहद मुश्किल हो सकता है। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के पितामह हैं और सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं। उनके सत्ता में शामिल होने से फडणवीस के लिए मुश्किलों को न्योता देने के बराबर साबित हो सकता था। ऐसे में फडणवीस क्या चाहेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ शरद पवार के हाथ में पार्टी के जाने का मतलब एनसीपी के मौजूदा नेताओं के कद को कम करना। आज जो वो फैसले ले रहे हैं वो शरद पवार के हाथ में जाने के बाद नहीं ले पाएंगे। ये बात एनसीपी के सभी नेता पर लागू होती है। शरद पवार के सामने खुद सुनेत्रा पवार की हैसियत पार्टी में कम हो सकती थी। तो माना यह जा रहा है कि यह सबसे बड़ी वजह है कि तेजी के साथ सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया ताकि पार्टी के भीतर किसी तरह का न बिखराव हो, न आवाज उठ सके और शरद पवार को विलय का कोई मौका न मिल सके। तो अब तक तो एनसीपी नेता शरद पवार से अलग पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब दिख रहे हैं। प्लान के मुताबिक सुनेत्रा पवार के हाथ पावर भी सौंप दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शरद पवार विलय की कोशिशें छोड़ देंगे या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी और करवटें बाकी हैं।